Hello everyone and welcome to a series of lectures on correlation analysis. Now this topic is covered in the course Business Statistics, covered in the first year of the BBA program. Now this is the third lecture in the series of lectures on correlation analysis. Your faculty is Dr. Suchitra Shrivastava, Professor in the Department of Management in the SAGE group of institutions. Let us now understand what is Karl Pearson's method. Now, Karl Pearson's coefficient, which is denoted by a small r, gives the magnitude as well as the direction of the linear relationship between two variables. It is also known as the linear product moment correlation coefficient. It is generally used when variables are of quantitative nature, that is, they are either on the ratio or the interval scale. Now, Karl Pearson's coefficient of correlation, that is small r, is given by n summation xy minus summation x into summation y divided by the square root of n summation x square minus summation x the whole square. Now this term is multiplied by n summation y square minus summation y the whole square brackets close, where n denotes the total number of paired observations, x stands for the variable x, y stands for the variable y. Now, as explained earlier, the main advantage of the Karl Pearson's method is that it helps to quantify the relationship between the variables. The earlier method, that is the scatter diagrams, did give us the information whether there was a relationship or not, and then if the relationship existed, then what was the direction of the relationship. Now, in order to quantify the relationship, यानी बताना कि कितना है रिलेशनशिप, एक्सटेंट कितना है, जो कि हम लो, मॉडरेट और हाई के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं या इंटरप्रेट करेंगे, तो कार्ल पियर्सन्स मेथड हमको मदद करता है इस इंटरप्रिटेशन को देने में. ठीक है, तो इस टेबल में, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि r की वैल्यू जो होती है वो +1 से -1 के बीच में होती है. अब +1 से -1 के बीच में यदि आप स्ट्रेट नंबर लाइन बनाएं तो 0 भी आएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे इस डायग्राम में कैसे उसको समझाया गया है कि एक तरफ तो 0 से लेके 1 तक सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं. ठीक है, जब पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या डायरेक्ट कोरिलेशन है. यदि 0 से लेके -1 तक आएगा तो हम कहेंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन है या इनवर्स कोरिलेशन है. अब यदि r की वैल्यू 0 आती है तो हम क्या इंटरप्रेट करते हैं कि कोई कोरिलेशन नहीं है. यदि +1 आती है या -1 आती है तो हम बोलते हैं कि देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन. यदि +1 आया तो हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, -1 आया तो हम बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है. इसी तरह से 0.25 आप देख सकते हैं ग्राफ में, उससे 0 के बीच में होगा तो हम बोलेंगे कि वीक कोरिलेशन है या पुअर कोरिलेशन है. ठीक है, 0.9 से 1 के बीच में है तो हम बोलेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग है कोरिलेशन या हाई है कोरिलेशन. अभी देखिए 0.9 से 1 तक है तो क्या हो रहा है कि परफेक्ट नहीं है. परफेक्ट तब होगा जब 1 के बराबर होगा. तो 0.9 से 1 के बीच में यदि आता है तो हम बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग है, वेरी हाई कोरिलेशन है. इसी तरह से यदि 0.5 के आसपास वैल्यू आती है तो हम बोलते हैं कि मॉडरेट कोरिलेशन है. तो अगर हम दोबारा से रिवाइज करें, यदि हम इंटरप्रेट करते हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कोरिलेशन क्या लो है,
मॉडरेट है या हाई है। अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो भी टर्म हमको अपने इंटरप्रिटेशन में ऐड करना पड़ेगा। Please note the advantages and limitations of the Karl-Pearson's coefficient. Now, the first and the foremost advantage is that it gives us the direction of relationship. Second, it gives us the magnitude or the extent of relationship. यानी ये हमें बताता है कि रिलेशनशिप जो है वेरिएबल्स के बीच का, क्या वो लो है, मॉडरेट है या हाई है। तीसरा पॉइंट है, इट हेल्प्स इन द ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ आर। मतलब कोई भी अपनी लैंग्वेज ना इस्तेमाल करके सभी लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म उस पे आके एक कॉमन इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं आर के बारे में। यानी जो हम इंटरप्रिटेशन देंगे वेरिएबल्स के बीच का जो कोरिलेशन है वो सभी का एक समान होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आर की वैल्यू 1 है तो सभी लोग यही इंटरप्रेट करेंगे कि देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। आर इज इक्वल टू 0 यदि आता है तो सभी एक सुर में बोल सकते हैं कि भाई देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, नाउ लेट अस कम टू द लिमिटेशन। सबसे बड़ा लिमिटेशन इस मेथड का यही है कि ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। Now I will request you people to go through this solved example. Now here we have the rainfall in centimeters and the yield of a crop, right? Now you are required to find out whether there is a relationship between the rainfall and the yield of the crop. मतलब कॉमन लैंग्वेज में हम ये समझते हैं कि यदि बारिश अच्छी होगी तो उपज अच्छी होगी। तो अब यही चीज को हमें मैथमेटिकली निकाल करके देखना है कि वाकई क्या रिलेशनशिप होगा या नहीं। कैलकुलेशंस कुछ इस तरह से करते हैं। टेबल में आप सारे वैल्यूज रखेंगे, एक वेरिएबल को आप x नाम देंगे, एक वेरिएबल को आप नाम y देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप रेनफॉल को x मान सकते हैं और क्रॉप यील्ड को y मान सकते हैं। तो टेबल में रख के ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आप उसके बाद जो वैल्यूज आई हैं उसको आप फॉर्मूला में डालेंगे r के, और यहाँ पे आ रहा है जो रिजल्ट वो बताता है कि r की वैल्यू 0.9807 है। अब हम अपने ग्राफ पे जो था या नंबर लाइन पे जाएंगे और देखेंगे 0.9807 कहाँ लाई करता है। तो ये लाई करता है 0.9 से 1 के बीच में और ये पॉजिटिव है। तो हम क्या इंटरप्रेट करेंगे? पहली बात तो ये तय हो गई कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। और कैसा रिलेशनशिप है? हाई रिलेशनशिप है बिटवीन रेनफॉल एंड द क्रॉप यील्ड। So I hope you have understood the concept of Karl-Pearson's coefficient of correlation. Thank you students for your attention and time.